ब्रिटेन में वक्त से पहले चुनाव हुए, लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने की रेस से बाहर हो चुके हैं। वे चुनाव हार चुके हैं। अब ब्रिटेन की सत्ता लेबर पार्टी के हाथों में होगी। आज हम आपको ब्रिटेन के चुनाव की पूरी एबीसीडी समझाएंगे। कैसे ऋषि सुनक हारे, क्या हार की वजह रही, कैसे कीर स्टार्मर स्टार बने, साथ ही आपको ब्रिटेन के चुनाव के गणित और 4 स्टेट्स जिनको मिलाकर ब्रिटेन बनता है, उनकी सियासत की हकीकत बताएंगे। I leave this job honored to have been your Prime Minister. Our work is urgent and we begin it today. चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन क्या है और कितने स्टेट्स से मिलकर बना है। भारत में कहा जाता है कि स्टेट्स मेक द नेशन, लेकिन ब्रिटेन में कहा जाता है कि स्टेट्स मेक द ब्रिटेन। जरा देखिए, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये यहां पर स्टेट्स के साथ 59 और 57 यहां पर 2 कम है, लेकिन ये दोनों ही बेहद अहम है इस चुनाव के मद्देनजर। 2019 में सीटें जहां 59 थी, इस बार 57 यानी 2 इस बार कम है। और कुल अगर हम बात करें तो 533 जहां पिछली बार थी यानी, और 543 यहां इस बार, यानी कि यहां +10 मिल रही हैं। तो ये आंकड़े हैं और आंकड़ों से यहां पर समझा जा सकता है कि किस तरह से उत्तरी आयरलैंड की हम बात कर लें या स्कॉटलैंड की बात कर लें या फिर इंग्लैंड की बात कर लें कि किस तरह से जीतने की कोशिश की, लेकिन जो हार हुई है इस बार ऋषि सुनक की, वो 200 सालों में पहली बार है जब इतनी बड़ी हार देखने को यहां पर मिली है। 2019 की सीटें और 2024 की सीटों का जिक्र अभी हमने किया, लेकिन अब जरा ब्रिटेन चुनाव के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या नतीजे इस बार रहे हैं, क्योंकि ये बेहद अहम चुनाव इस बार रहा है। अब देख सकते हैं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी पर अगर हम नजर डालें तो देखिए, महंगाई जहां पर अगस्त 2020 में 0.2% थी, दिसंबर 2022 से 10.1% रही और जनवरी 2024 से 2.0% रही। ये महंगाई है। ब्रिटेन की इकोनॉमी पर एक नजर, और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से इकोनॉमी रही। महंगाई दर की बात करें, लेकिन जीडीपी पर कर्ज यहां पर 2019 में 85.4% रहा, तो 2023 में 100% रहा। ब्याज दर की बात करें तो 2019 में 0.1% रहा, तो 2023 में 5.0% रहा। और ग्रोथ रेट जहां हम बात कर रहे हैं, 2020 में ग्रोथ रेट 4.3% था, तो वहीं पर 2023 में किस तरह से कम हो, 0.1% ही ग्रोथ रेट यहां पर रह गया है। इसे समझना भी बेहद जरूरी कि इकोनॉमी किस तरह से ब्रिटेन में रही है। अगर अलग साल के हिसाब से हम आंकड़ों पर बात करें, खासतौर से 2019 और 2023 का जिस तरह से जिक्र किया गया है। लेकिन अब जरा ब्रिटेन चुनाव के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि नतीजे बेहद अहम रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कुल सीटें जहां पर 644 रही हैं और बहुमत के लिए यहां पर 326 सीटें होना जरूरी है। ब्रिटेन चुनाव के नतीजों को समझिए, ये वो जादुई आंकड़ा है जो होना चाहिए जीत के लिए। और नतीजे अब तक यहां रहे 592 सीटों पर, जहां पर लेबर पार्टी को 410, कंजर्वेटिव पार्टी को 119 और लिबरल डेमोक्रेट्स को यहां पर 71 सीटें मिली। 71 से जीत। यहाँ सिनफिन पार्टी को 7, एसएनपी को 7 और अन्य को 8, 28 सीटें यहां पर मिली है। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 326 का था, वो लेबर पार्टी को यहां पर 410 का है, और सीधे तौर पर ये बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई नजर आई लेबर पार्टी को, और इसलिए इसे बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो 14 साल बाद जीत लेबर पार्टी को यहां पर मिली है। लेकिन सबसे अहम देखिए, सुनक की हार की 5 बड़ी वजह क्या रही, कि आखिर ऋषि सुनक यहां पर क्यों हारे। 5 बड़ी वजह पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहली वजह की बात करें तो सुनक की लग्जरी लाइफ भी यहां पर वजह है। ये पहली वजह है। और जिस तरह से बात की जाए 5 बड़ी वजह क्या हो सकती है, देखिए पहली वजह यही है कि सुनक की लग्जरी लाइफ है। दूसरी वजह मानी जा रही अर्थव्यवस्था यहां पर गले की फांस बन गई सुनक के लिए। तीसरी वजह मानी जा रही कि पार्टी की अंदरूनी कलह भी थी, जिसने हार के लिए भूमिका निभाई है। 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बने। और चौथी वजह मानी जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी की मार यहां पर पड़ी, और यह भी एक वजह बनी है जो ऋषि सुनक की हार हुई। 5वीं वजह माना जा रहा है सुनक के वोट काटने वाले नाइजल फराज, यानी इनकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा। ये 5 बड़ी वजह मानी जा रही है सुनक की हार के पीछे। लेकिन सुनक की अब चलिए 4 बड़ी प्रॉपर्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बेहद अहम शख्सियत रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री बनने से वो चूक गए। अब चलिए इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर
क्या यहाँ पर सुनक की 4 बड़ी प्रॉपर्टी। सुनक के पास सेंट्रल लंदन में 66 करोड़ का 4 मंजिल का मकान है। यहाँ पर ऋषि सुनक की हम प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं, जहां इसमें 5 बेडरूम है, 4 बाथरूम है और 2 रिसेप्शन रूम है उनके इस घर पर। और इसके अलावा सुनक के पास साउथ केंसिंगटन में समुद्र के किनारे भी एक अपार्टमेंट है, ये भी इनकी प्रॉपर्टी में शुमार है। हम 4 बड़ी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इनके पास अपार्टमेंट को 2001 में लगभग 3 करोड़ रुपए में खरीदा था। ऋषि सुनक ने 2001 में इसे खरीदा था 3 करोड़ में, ये भी इनकी प्रॉपर्टी में शामिल। सुनक ने सेंट मोनिका आइलैंड में भी 59 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा था। ये इनकी एक और अहम प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है। वहीं सुनक अक्षता ने 2015 में 16 करोड़ में नॉर्थ यॉर्कशायर में एक घर खरीदा है। यह भी इनकी बेहद अहम प्रॉपर्टी है, जहां हम 4 बड़ी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिसे वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इस प्रॉपर्टी को तो अब वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है, लेकिन ये 4.5 करोड़ की लागत से यहां पर स्विमिंग पूल बना हुआ है। बेहद लग्जरी ये घर है, जिसमें जिम भी है, योगा स्टूडियो है और टेनिस कोर्ट भी इसके अंदर बनाए गए हैं। तो ये भी इनकी प्रॉपर्टी में शुमार है, जहां हम सुना कि 4 बड़ी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो बेहद अहम है ये। लेकिन इसके अलावा देखिए, जानना यहाँ पर यह भी जरूरी है, ये तो हमने बात की अभी प्रॉपर्टी की, लेकिन चुनाव लड़ने से मना करने वाले कंजर्वेटिव नेता क्या वजह, देखिए वो भी देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी 14 वर्षों से सत्ता में काबिज रही है, लगातार जीत दर्ज करती रही। चुनाव लड़ने से मना करने वाले कंजर्वेटिव नेता पर पहले नजर डालते हैं। इसमें माइकल गोव हैं, पूर्व हाउसिंग मंत्री हैं, आंद्रे लिंडसम हैं जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इसमें बेन वालेस भी पूर्व रक्षा मंत्री जो कि इस बार चुनाव लड़ने से जिन्होंने मना किया, थेरेसा मे है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, साजिद जाविद है जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, डोमिनिक राब है पूर्व CW मंत्री हैं, इन्होंने भी चुनाव लड़ने से इस बार मना किया। मैट हैनकॉक भी इसमें शामिल हैं, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं जो भी इस बार इंटरेस्टेड नजर नहीं आए चुनाव लड़ने में। तो उधर नदीम जहावी भी है, पूर्व राजकोष चांसलर हैं, जिन्होंने भी इस बार चुनाव लड़ने से मना किया। तो ये बेहद अहम चेहरे हैं जिन्होंने इस बार कंजर्वेटिव नेता है, लेकिन ये चुनाव लड़ने से इस बार इन्होंने मना किया। और ये भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है कि जब बड़े चेहरे, अहम चेहरे चुनाव नहीं लड़ते, साथ नहीं आते, तो खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन चलिए, कंजर्वेटिव पार्टी 14 वर्षों से सत्ता में काबिज है, 14 सालों से सत्ता में काबिज है। कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 वर्षों से सत्ता में काबिज रही है और इस दौरान यूनाइटेड किंगडम ने 5 प्रधानमंत्री देख लिए हैं। यानी इन 14 सालों में 5 प्रधानमंत्रियों को यूनाइटेड किंगडम ने देखा, जिसमें साल 2010 की बात कर ले, जब साल 2010 में कंजर्वेटिव्स को मिली जीत के बाद डेविड कैमरन PM बने थे। 2015 के UK इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को लगातार दूसरी बार यहां पर जीत मिली और कैमरन फिर यहां पर PM बने, लेकिन 2016 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। उनकी जगह कंजर्वेटिव्स ने टेरेसा मे को प्रधानमंत्री बनाया था। तो कंजर्वेटिव ने इसके बाद भरोसा जताया टेरेसा मे पर, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आते साल 2019 में, 2019 तक तो इस पद पर टेरेसा मे रही, लेकिन 2019 में बोरिस जॉनसन UK के प्रधानमंत्री बने, फिर बीच में उन्हें भी पद छोड़ना पड़ा और लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो सिर्फ 50 दिन ही पद पर रह सकी हैं। इन 14 सालों में कैसे एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदले, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री पद में बने रहे और उसके बाद पद छोड़ना भी पड़ा। ये लिज ट्रस के साथ भी रहा था, वो महज 50 दिन के लिए ही इस पद पर बनी रही और उनकी जगह इसके बाद ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि अभी प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद अब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री ये जीत वो दर्ज करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन 14 सालों तक यहां पर राज रहा और 5 प्रधानमंत्री इस बीच देखे हैं ब्रिटेन ने। अब चलिए, ऋषि सुनक जो कि प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि ऋषि सुनक और अब जो प्रधानमंत्री बने स्टैमर, दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋषि सुनक की हम बात कर लेते हैं। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की कुल संपत्ति की बात करें तो करीब 651 मिलियन यहां पर इनकी संपत्ति रही है, मिलियन पाउंड में संपत्ति। जबकि कीर स्टैमर की बात करें तो अनुमानित कुल इनकी संपत्ति लगभग 7.7 मिलियन पाउंड है। ये इनकी प्रॉपर्टी, हम ऋषि सुनक बनाम कीर स्टैमर की बात कर रहे हैं और ये दोनों की संपत्ति में भी अंतर समझ सकते हैं आप कि किस तरह से ऋषि सुनक और कीर स्टैमर में संपत्ति के हिसाब से अगर बात करें तो क्या अंतर यहां पर नजर आता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इन्फोसिस
के शेयर भी, जैसे इसका कारण इन्फोसिस के शेयर है, अक्षता मूर्ति के इन्फोसिस में काफी हिस्सेदारी है और ये भी एक वजह मानी जाती है कि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इनकी हिस्सेदारी ज्यादा, जबकि संपत्ति का अधिकांश हिस्सा कानूनी करियर और राजनेता के रूप में कमाई से आता है। ये कीर स्टैमर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों को समझना होगा यहाँ पर कि संपत्ति से भी हम बात कर रहे हैं तो क्यों ऋषि सुनक बहुत ज्यादा आगे कीर स्टैमर से नजर आते हैं। अक्षता और ऋषि सुनक की संपत्ति ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से भी ज्यादा है। इन दोनों की अगर संपत्ति की बात कर ले, इधर कीर की कुल संपत्ति यूके में औसत घरेलू संपत्ति से 50 गुना ही ज्यादा नजर आती है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऋषि सुनक से और कीर स्टैमर में कितना ज्यादा अंतर है इसे समझिए। इस साल दोनों की संपत्ति में 120 मिलियन पाउंड का इजाफा हुआ है। हम ऋषि सुनक और अक्षता की बात कर रहे हैं, जिसमें 120 मिलियन पाउंड का इजाफा इस बार हुआ है। और कीर स्टैमर की बात करें तो सुनक की संपत्ति के सामने कीर स्टैमर की संपत्ति ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि जो आंकड़े वो नजर आ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो यही दर्शा रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ है जो इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ब्रिटेन के चुनाव संपन्न हुए, हार का सामना ऋषि सुनक को करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एंगल है। हर एक एबीसीडी को हम आप तक पहुंचाए। ब्रिटेन में आम चुनाव की प्रोसेस कैसे होती है, चलिए आप वो भी समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह की प्रक्रिया है यहाँ पर चुनाव को लेकर। सबसे पहले जानते हैं कि सांसद चुनने के नियम आखिर क्या है। भारत की तरह फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। हर सीट से एक सांसद चुना जाता है जो संसद में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा अहम है चुनाव प्रचार का आखिर तरीका यहाँ पर क्या होता है, उसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या चुनाव प्रचार का तरीका है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में भारत की तरह बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती, डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर होती है। प्रत्याशी सीधे मतदाता के घर जाकर उनसे बातें करते हैं, यानी जिस तरह से भारत में होता है उससे इतर ब्रिटेन में बिल्कुल अलग तरीका है। यहाँ पर भारत की तरह बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती है। यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग यहाँ पर करते हैं और प्रत्याशी सीधे मतदाता के घर जाकर उनसे बातें करते हैं, उनसे वोट की अपील करते हैं। अब देखिए, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। वोटिंग के नियम आखिर क्या होते हैं यहाँ पर, वो भी जान लेते हैं। वोटिंग आमतौर पर गुरुवार के दिन ही यहाँ पर होती है, ये नियम है। गुरुवार के दिन यहाँ वोटिंग होती है, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक वोटिंग होती है। चुनाव अब भी बैलेट पेपर से यहाँ पर होते हैं, ईवीएम से यहाँ पर चुनाव नहीं होते। बैलेट पेपर का आज भी इस्तेमाल किया जाता है और 2024 में करीब 5 करोड़ से अधिक वोटर्स ने हिस्सा लिया इस चुनाव में। ये बेहद अहम रहा जो वोटिंग के नियम है। लेकिन अब ब्रिटेन में कैसे बनती है सरकार और प्रधानमंत्री, वो भी जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर तरीका क्या है, क्या प्रक्रिया यहाँ पर ब्रिटेन में सरकार बनने का। देखिए, बहुमत की सरकार यहाँ पर बनती है। अगर किसी पार्टी को 326 सीटें मिल जाती हैं तो उस पार्टी की सरकार बनती है, पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। ये बहुमत की सरकार इस तरह से यहाँ पर तय होती है, इस तरह से बनती है। तो सरकार और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, ये बेहतर तरीका है। देखिए, बहुमत की सरकार यहाँ पर होती है, वो आंकड़ा जिसकी हम बात कर रहे थे 326 सीटों का ये आंकड़ा होता है। और ये 326 जो है, यही वो मैजिक फिगर है जो यहाँ पर जरूरी होता है, और जिसको ये मैजिक फिगर या इसके क्रॉस जो जाता है उस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है और पार्टी का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ये प्रक्रिया है बहुमत की सरकार के तौर पर अगर हम देखें। लेकिन अगला पॉइंट देखिए, गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन की सरकार कैसे, किसी पार्टी को बहुमत ना मिलने की स्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री रहता है, उसे गठबंधन सरकार बनाने का पहला मौका दिया जाता है। अगर वो सरकार बनाने में विफल रहता है, यानी किसी कारणवश वो सरकार नहीं बना पाता है, तो फिर बड़े विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। तो ये जो दूसरा अहम पॉइंट है वो है गठबंधन की सरकार। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक तरफा आपके वो मैजिक फिगर आपको नहीं मिल पाता है, आपको गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनानी है, तो उसके तहत ये प्रक्रिया होती है और आप इस तरह से सरकार बना पाते हैं। अब चलिए तीसरे अहम पहलू पर आते हैं इसके, और तीसरा क्या हो सकता है, अल्पमत की सरकार बन सकती है। देखिए, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी बिना किसी गठबंधन के अल्पमत की सरकार बनाए। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई बिल पास कराने के लिए बहुमत का प्रयास यहाँ पर करे, तो ये यहाँ पर तरीका होता है। और ये तीसरा अहम पॉइंट है जब अल्पमत की सरकार होती है। तो आपके पास 3 तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन की हम बात करें जहां पर सरकार बनती है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, और उसके ये 3 अहम पहलू हैं, 3 अहम तरीके हैं। चलिए बढ़ते आगे। सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर क्या रहे इस चुनाव के दौरान, वो भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से सबसे बड़े मुद्दे इस बार रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था, जहां पर 52% इस पर बातचीत हुई, ये अहम मुद्दा रहा सबसे बड़ा।
स्वास्थ्य का मुद्दा था 50%, इस पर बात हुई। आवास था 24%, इस पर बात हुई। पर्यावरण 20% हुई। तो अपराध यहाँ पर 18% इस पर बात हुई। इसके अलावा राष्ट्र रक्षा को लेकर भी बातचीत हुई, ये भी बेहद अहम मुद्दा रहा है। 15% इस पर बात हुई। शिक्षा का 14% इसमें स्टैंड किया है। तो ब्रेक्जिट में 13%, तो टैक्स को लेकर 13% और अप्रवासन शरण यहाँ 40%। ये वो सबसे बड़े अहम मुद्दे रहे हैं जो इस बार ब्रिटेन के चुनाव में रहे। सबसे ज्यादा अहम मुद्दा रहा है यहाँ पर अर्थव्यवस्था का। 52% इस पर बातचीत हुई और ये इस मुद्दे को लेकर ही कैंडिडेट सीधे तौर पर संपर्क कर रहे थे, बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अब ब्रिटेन की संसद में भी 2 सदन होते हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। जिस तरह से भारत में है वैसे ही ब्रिटेन की संसद में, लेकिन वो किस तरह से काम करते हैं उसे जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन की संसद में 2 सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सबसे पहले बात करते हैं। जिस तरह से हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पर 2 सदन है, उसी तरह ब्रिटेन की संसद में भी 2 सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसे भारत की राज्यसभा जैसा ही समझिए। जिस तरह से भारत में राज्यसभा है, उसमें 784 सदस्य हैं। इनमें ज्यादातर किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अप्रत्यक्ष तौर पर सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ प्रस्तावित कानून पर बहस और वोट करते हैं और साथ ही गैर वित्तीय मामलों में जरूरी सुझाव भी यहाँ पर देते हैं। और दूसरे पहलू पर बात है हम हाउस ऑफ कॉमन्स, इसे भारत की लोकसभा जैसा समझिए और इसमें कुल 650 सीटें हैं। इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होता है और आम चुनाव में जीतने वाले नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनते हैं। इस सदन की मंजूरी के बाद ही कोई नया कानून बनता है। टैक्स जैसे नए फाइनेंशियल बिलों पर केवल हाउस ऑफ कॉमन्स ही निर्णय लेता है। तो जिस तरह से भारत में लोकसभा राज्यसभा है, उसी प्रारूप में आप समझ सकते हैं कि ये भी 2 सदन होते हैं ब्रिटेन के अंदर। अब ब्रिटेन में गुरुवार को ही क्यों होते हैं आम चुनाव, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि गुरुवार को ही यहाँ पर वोटिंग होती है। लेकिन उसकी वजह क्या है, जरा वो भी जान लेते हैं। देखिए, इसकी थ्योरी 1 पर जाए तो यूके में शुक्रवार पारंपरिक रूप से सैलरी मिलने का दिन होता है और यूके में शुक्रवार पारंपरिक रूप से सैलरी मिलने का दिन होता है। ये माना जाता है कि इस दिन सैलरी मिलती है और इससे कम वोटिंग होने की संभावना भी यहाँ पर होती है। ये एक थ्योरी मानी गई है, यानी यूके में थ्योरी नंबर अगर 1 की बात करें तो इसमें एक ये थ्योरी है कि इसमें इस दिन सैलरी का दिन होता है और माना जाता है कि लोग ज़्यादातर पब और क्लबों में पार्टी करते हैं और इसमें कम वोटिंग होने की संभावना होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं। ये भी एक वजह मानी जाती है और इसलिए शुक्रवार को जब ये दिन होता है तो गुरुवार के दिन वोटिंग मानी जाती है। थ्योरी 2 पर भी नजर डाल देती है। देखिए, अभी तो हमने थ्योरी 1 की बात की। गुरुवार के दिन चुनाव होने के पीछे एक कल्चरल फैक्टर भी यहाँ पर माना गया है। रविवार के दिन चर्च में स्पेशल प्रेयर होती है और इससे पुजारियों के उपदेश वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से भी इस दिन को चुना गया है, यानी गुरुवार को माना जाता है कि इस दिन वोटिंग होती है। ये थ्योरी 2 कहती है। अब देखिए, इसी को लेकर थ्योरी 3 क्या है, तीसरी थ्योरी क्या है, ऐसा लेकर वो भी जान लेते हैं। देखिए, पुराने समय में गुरुवार को ब्रिटेन के कई शहरों और गाँव में बाजार लगते थे। ये पुराने समय में होता था और जिस वजह से ही ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलते थे, इससे ज्यादा वोटिंग होने की संभावना बढ़ जाती थी और ये भी एक वजह मानी जाती है कि गुरुवार के दिन यहाँ पर वोटिंग रखा गया। और यही वजह कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो ब्रिटेन में गुरुवार को ही चुनाव होते हैं। तो देखिए, बेहद अहम है ब्रिटेन का भी ये चुनाव, किस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होती है, वोटिंग की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं और कैसे यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर, ये जो सवाल आपके जहन में होंगे, इस प्रोग्राम के जरिए वो भी तस्वीर साफ हो चुकी होगी। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। I leave this job honoured to have been your Prime Minister. Our work is urgent and we begin it today.